हेलो 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 हेलो। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक बात करते हैं। ये निर्भय हैं, ठीक है। इन्होंने ना अभी ये जनवरी 25 वाला अटैम्प्ट दिया था और उसमें इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर करे हैं, ठीक है। इनके आउट ऑफ 600 402 मार्क्स है। इनके 402 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600। और इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग MKG सी एजुकेशन से ही ली थी, ठीक है। तो ये ऊपर ट्रेनिंग करने आए हुए थे, तो मेरे को मिलने वगैरह भी बेसिकली जैसे बच्चे आते हैं ऊपर ट्रेनिंग करने, तो जैसे हमारे से पढ़े हुए होते हैं तो मन करता है तो मिलने आ जाते हैं हमारे से। तो ऐसे आज ये मिलने आए हुए थे, तो मैंने कहा यार जब ये आए हुए हैं तो इनका ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवा देते हैं। और आपके मन में कुछ डाउट होंगे कि यार हम कैसे पढ़ें, हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी आपने जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, इन्होंने लास्ट ईयर लेटेस्ट ही अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करा है, समझ आ रहा है। और बहुत ग्रुप क्लियर करे हैं, तो यानी ये डिजर्विंग थे। इनको इन्होंने अपनी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी होगी, तो वो सब इनसे डिस्कस करते हैं और ये वो आपको भी बताएंगे कि यार मैं ऐसे करता था। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे करते थे आपको भी वही करना है। आप कुछ पॉजिटिव बातें उनमें से जरूर ले सकते हैं, इनकी बातों में से, ठीक है। तो निर्भय थोड़ा बहुत इनको बताओ कि आप कैसे पढ़ते थे। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ठीक है। खुद पे भरोसा है तो सब पॉसिबल है। और जैसे MKG में आता था, सुबह 7:30 बजे करीब आ जाता था और 4:30 4:30 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। और जो भी रिवाइज होता था ना, शाम को करता था मैं, तो गेड़ी रिवाइज करता था, तो गेड़िया वेड़िया मार के थोड़ा 5-6 बजे तक घर पहुँच के 7 बजे तक खाना वाना खा के रिवाइज करने बैठ जाता था। जो भी 6 या 4 सब्जेक्ट होते थे हमारे, तो रिवाइज करना, और जो प्रैक्टिकल होमवर्क मिलता था या थ्योरिकल होमवर्क मिलता था ना, उनको लिखना और प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ बच्चे गया करते हैं कि आपकी क्लास ओवर हुई, घर जाके बैग रखा, बस अब अगले दिन ही उठाएंगे। ये कह रहे हैं वो चीज़ मत करना। मतलब इनकी बातों से जो मेरे को लगा वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार जो क्लास में हुआ है ना, उसको आज के आज नहीं तो कल तक रिवाइज जरूर कर लेना। मतलब उसका होमवर्क जरूर कर लेना। बेसिकली आप यही कह रहे हो, हर सब्जेक्ट का होमवर्क। मतलब अगर अगर होमवर्क कभी आपका आपसे भी छूट जाता है तो नेक्स्ट डे वो बता दो इनको होमवर्क का अगर कैसे अगर करना होमवर्क छूट जाता है तो जैसे फ्री टाइम मिला, जैसे कोई सर अभी थोड़ा लेट हो गए, जैसे लाइक, या कोई सुबह जैसे मेट्रो में आ रहे हो, कहीं दूर से आ रहे हो, तो वहीं अगर रिवाइज मार लिया या एक आध क्वेश्चन वही देख लिया, क्योंकि अगर कनेक्ट हो जाएगी क्या, नेक्स्ट डे की क्लास ना कनेक्ट हो जाएगी आपकी, छूटेगा नहीं आपका कुछ भी। है, ठीक है। और टेस्ट के बारे में बताओ कि आपने टेस्ट यहाँ दिए हैं। देखो टेस्ट तो होते ही हैं, हमारे यहाँ टेस्ट होते ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसको दे। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपने यहाँ पर किस सब्जेक्ट के टेस्ट दिए हैं और मतलब कौन कौन से टेस्ट आपने, मतलब लगभग कितने टेस्ट अटेंड करे हैं, और आपका टेस्ट का जो स्कोर था वो कैसा रहता था, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं। मैंने यहाँ के सारे टेस्ट दिए हैं ऑलमोस्ट, जितने भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हुए थे। सितंबर में आई थिंक स्टार्ट हुए थे और 5 जनवरी को ख़त्म हुए थे टेस्ट। और मैं बीमार भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो मैं बीमारी में भी देने आता था टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, टेस्ट से हमारे को पता लगता है कि हमारी कमियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। और जैसे क्लैरिकल मिस्टेक होती है ना, कि वो पता लग जाती है कि कौन से सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वीक चल रहा है हमारा। एक कॉस्ट शीट थी, कॉस्ट शीट में अगर दिक्कत हो रही है कि वर्क कॉस्ट कहाँ जा रही है और क्या कहते हैं नेटवर्क कॉस्ट कहाँ जा रही है, इसमें दिक्कत होती थी। तो प्रैक्टिस से पता लगता था, टेस्ट देके पता लगता था। यानी आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो कि टेस्ट की वजह से हम पढ़ भी लेते थे। देखो इनका अगर आप पॉइंट नोट करो तो ये कह रहे हैं मैं ना होमवर्क करने में रेगुलर था, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं मैंने सारे टेस्ट दिए हैं। तो मतलब टेस्ट ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि पास होने में। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 मंथ्स के अंदर बोथ ग्रुप क्लियर करे हैं, ऐसा नहीं है कि 15 महीने लिए, नहीं, इन्होंने 9 मंथ्स में ही बोथ ग्रुप क्लियर करे हैं। तो आप कह रहे हो यार अगर हम होमवर्क टाइम से करें और टेस्ट दें तो उससे फ़ायदा होता है। मतलब आपको पता चल जाता है, आपको सेल्फ इवेल्युएशन होने लग जाती है कि यार हम कहाँ पर हैं और किस पोजीशन पर हैं, ठीक है ना, कि हमारा कौन सी चीज़ सही चल। कई बार हमें लग रहा होता है हमारी वो चीज़ सही चल रही है, टेस्ट के बाद पता चलता है यार इस चीज़ में यार हमारी ये कमी है, ये कमी है। देखो इंसान जो होता है वो हमेशा क्या कहता है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, गलती मानता नहीं है।
लेकिन टेस्ट की वजह से उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, मानता वो अभी भी नहीं है कि मेरी गलती है कोई, समझ आ रहा है आपको, लेकिन उसको अंदर ही अंदर बातें पता चलने लग जाती है, यार मेरी ये कमियां वगैरह चल रही है, ठीक है। अच्छा, और जो टेस्ट मिलेंगे ना उनको एक फोल्डर में कलेक्ट कर लेना, जैसे अकाउंट का फोल्डर अलग, लॉ का फोल्डर अलग, टैक्स का फोल्डर अलग, सब्जेक्ट्स वाइज फोल्डर बना लेना। और जब नया टेस्ट बने ना, जैसे 1 टेस्ट आज था और एक लगे 15 दिन बाद सेकंड टेस्ट हुआ, कंपेयर करना कि क्या गलतियाँ मतलब कम हो गई हमारी, ठीक है, या क्या हमने एनहांस करा, किस चीज़ सब्जेक्ट में एनहांस करा, ये सब चेक करना। ये कहना चाह रहे हैं जैसे आपने टेस्ट 1 दिया, टेस्ट 1 आपको मिला चेक होकर, उसमें आपको रियलाइज हुआ यार मेरे से ये गलतियां होती थी, तो आप ना उसी आंसर शीट पे ना जो आपसे इस टेस्ट में गलतियां हुई हैं वो लिख लो। फिर जब सेकंड टेस्ट देने आप जब आ रहे हो तो जो फर्स्ट टेस्ट की गलतियां आपको नोट करी हुई थी ना उसको एक बार ध्यान में रख के आना, मतलब उसको एक बार रीड करके आना, ताकि जब आप सेकंड टेस्ट देने आओ तो वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और आप परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है ना, और फिर आपके लिए अटेम्प्ट क्लियर करना ईजी हो जाता है, ठीक है। और बस पेपर से पहले डरना नहीं है, जो डर गया वो हार गया, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर कॉस्टिंग जैसे लॉ का पेपर मेरा वाला लेंदी आया था, डर लग रहा था, पेपर को देखते ही डर लग गया था मेरे को, लेकिन ओवरकम करना आना चाहिए उसके ऊपर, पैनिक नहीं होना चाहिए, सीधी बात ये है। पेपर अटेम्प्ट हो गया था, मतलब कि मैंने 100 मार्क्स अटेम्प्ट करा था लॉ का पेपर तब भी, लेकिन पर वो रिवाइज नहीं कर पाया था मैं, बात ये है। और टाइम मैनेजमेंट करो कि डिवाइड कर दो टाइम को अपने, इसलिए ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके। वो कह रहे हैं कि यार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना आपको एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, तो कई बारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप एकदम से मन के अंदर ये फीलिंग आती है मैं तो डर गई, समझ आ रहा है आपको। तो अगर ये फीलिंग आ जाए कि यार मैं डर गया, तो उसी डर को उसी समय सेकंड थॉट आ जाना चाहिए, भाई मैं थोड़ा डर सकता हूँ, प्रॉब्लम है, सीए का काम ही यही है प्रॉब्लम से लड़ना, तो हम इस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। कह रहे जैसे स्टार्टिंग में पेपर देखा तो ऐसा लगा बहुत लेंथी है, लेकिन जब करने बैठे अगर ये वहीं पर डर के बेहोश हो जाते, बात खत्म, अटेम्प्ट गया। लेकिन इन्होंने क्या करा, नहीं यार मेरे को करना है, और ये एट द एंड जब रूम से बाहर निकले, एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकले, तो कितने का अटेम्प्ट करके निकले, 100, फुल अटेम्प्ट कर लिया। तो दो ऑप्शन है, यानी इनसे एक आपको बात सीखनी है कि यार प्रॉब्लम्स दिखेंगी, अब प्रॉब्लम्स की आपके पास दो चॉइस है, या तो उस प्रॉब्लम को देख के डर जाओ या उस प्रॉब्लम से लड़ो, और अगर प्रॉब्लम से लड़ोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी उसमें जीत ही होगी, समझ आ रहा है आपको, मैक्सिमम चांसेस हैं आप उसमें विनर बन के ही निकलोगे। बस कहने का मतलब नेगेटिव थॉट्स आए, अभी जब आप सेल्फ स्टडी भी करते हो ना, अभी तो देखो कोचिंग होती है, आपके साथ 10 बंदे कनेक्ट हैं, दोस्त भी कनेक्ट हैं, टीचर्स भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, रोज आते हो, अपनी जो दिल की बात है वो कर लेते हो। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी मोड पे जाते हो तो आपके पास बात करने वाले बंदे इतने ज़्यादा नहीं होते, तो आपको खुद ही प्रॉब्लम टैकल्स करनी पड़ती हैं। तो आपके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आते हैं उस वक्त पे, क्या मेरा अटेम्प्ट क्लियर होगा, इवन दो आप 12th के टॉपर थे, फाउंडेशन में आप 300+ मार्क्स लेके बैठे हो, लेकिन फिर भी डर सबको लगता है। तो इनका कहने का मतलब ये है आपको डरना नहीं है, डर लगेगा फिर भी आपको डरना नहीं है, ये यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली। प्रॉब्लम्स दिखेंगी, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। अब आप जब घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे, नेगेटिव थॉट्स भरमार होगी, क्योंकि आप अकेले बैठे हुए हो, खाली रूम में बस पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मन में आएगा अबे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं वो सब्जेक्ट तो नहीं भूल जाऊंगा, वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो कहीं ये नहीं भूल जाऊंगा। ऐसी वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है, ऐसी वाली नहीं। ये कह रहे थे मैं ना रेगुलरली रिवाइज करता था, तो मेरे को ये वाला डर नहीं आता था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं जो है मतलब मेरा दूसरा सब्जेक्ट मैं भूल जाऊंगा। तो कह रहे हैं इन्होंने एक और बात भी बताई, एक तो होमवर्क करना है, टेस्ट करना है, ठीक है, और डरना नहीं है नेगेटिव थॉट से, उसी को ओवरकम करना है। मतलब नेगेटिव थॉट्स जो आएंगे या कोई भी नेगेटिव चीज़ दिखेगी तो नेगेटिव थॉट्स को आपको ओवरकम करना है किसी भी तरीके से। उसके अलावा ये कह रहे हैं एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि कई बार हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते हमें दूसरे सब्जेक्ट में डर लगने लग जाता है, यार वो ना मैं भूल जाऊं। आप में से कईयों के साथ ये वाली फीलिंग आती होगी, ठीक है, मेरे साथ भी आती थी जब मैं भी पढ़ता था, तो यार मैं ये पढ़ रहा हूँ कहीं मैं वो ना भूल जाऊँ। एक बात बताऊँ, पेपर देने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम कुछ नहीं भूलते, वो सिर्फ एक डर ही होता है, और इस डर को हम ख़त्म ही कर सकते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने बोला यार मैं ना रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करने में बिलीव करता था, ठीक है। और कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो
देखो मन में आते हैं क्वेश्चन, आप पूछना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अभी अभी इस जर्नी को मतलब क्रॉस करा है, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे कुछ भी बात आपके मन में है तो। कुछ पूछना चाहेंगे आप सब, कोई भी एक बात ये खुद कहना चाहेंगे? ठीक है सुनो। जब कोचिंग खत्म होगी ना, अपना को एक दोस्त लेना जिससे आप रेगुलर बात करते हो व्हाट्सएप पे, और कोई डाउट्स होंगे ना आपस में सॉल्व करना, ठीक है। मैंने करे हैं तो मैं जानता हूँ कि फ़ायदा बहुत होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट लॉ पढ़ रहा है कोई बंदा, या एक अकाउंट्स पढ़ रहा है, अकाउंट्स के भी डाउट सॉल्व हो गए, आपका अकाउंट्स से रिवाइज हो गया, अब मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो मेरा लॉ का भी हो गया, और सेम बात दूसरे पर अप्लाई होगी, तो सब्जेक्ट कंटिन्यू चल जाते हैं, साथ में कंटिन्यू चल जाते हैं। मतलब जो इनकी बात कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि यार ग्रुप स्टडी करना, क्योंकि आप अकेले नहीं तो पढ़ जाओगे, और ऐसा दोस्त बनाना जिसके साथ आप ना शेड्यूल डिस्कस कर सको। क्या शेड्यूल डिस्कस कर सको? भाई आज हमें क्या करना है, क्योंकि बताऊं क्या होता है, अगर एक बंदा करता है ना, हमारे मन में आता है भाई उसने कर लिया आज मैं भी कर लेता हूँ यार, नहीं मैं पीछे रह जाऊंगा, और आपने कर लिया तो उसकी वजह से आपका जो दोस्त है वो कहेगा भाई इसका हो गया भाई मैं भी करूँ। इसको जलन नहीं कहते, हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। इस वजह से आप कुछ चीज़ पा रहे हैं कि यार उसने भी कर लिया चल मैं भी कर लेता हूँ। तो इन्होंने ये कहा है कि देखो फिजिकल ग्रुप स्टडी तो पॉसिबल होगी नहीं, एक दोस्त मान लेते हैं ईस्ट दिल्ली में रहता है, एक वेस्ट दिल्ली में रहता है, तो कांटेक्ट में रहना है। मतलब एक आधा आपको आपस में कोई ऐसा दोस्त सिलेक्ट करना है, एक आधा आपको कोई ऐसा दोस्त सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप मतलब सारी बात डिस्कस कर सको कि यार आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, शेड्यूल वगैरह सारे फॉलो कर सको। तो इन्होंने क्या बोला है कि यार एक फ्रेंड चुनो, क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, लेकिन मतलब आप हर फ्रेंड को तो साथ लेकर नहीं चल सकते, पर आपस में एक डाउट आपस में डिस्कस करने के लिए, कोई पॉइंट की डिस्कशन, हेल्दी कंपटीशन करने के लिए एक फ्रेंड रखो। अच्छा, जो मैं क्लास में आपको शेड्यूल बनाकर देता था, क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है? जैसे मैं ना सभी सब्जेक्ट्स का, अभी आप भी थोड़े से आगे जाओगे तो मैं सभी सब्जेक्ट्स का बताता हूँ, यार इसमें ऐसे पढ़ लो, एक महीने में आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है, तो क्या शेड्यूल बनाने का कोई फ़ायदा है? जैसे टेस्ट होते हैं तो बीच में सर ना शेड्यूल बनाते हैं, एक हफ्ते पहले बनवाएंगे, तो शेड्यूल से करोगे ना आपको सिलेबस हैवी कभी लगेगा ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं लगेगा। आपको लग रहा है ऑडिट की बुक इतनी मोटी है, और आप देखोगे इससे पतली पतली मिलेंगी, लेकिन जो इतने इसमें जो इन्फॉर्मेशन सर लिखवाएंगे ना वो कहीं नहीं मिलेगी। नोट जो सर लिखवाएंगे ना वही पढ़ के जाना, एग्जाम में ओरिएंटेड उससे आएगा, ठीक है। और शेड्यूल की बात रही, और जो पेपर सर कहेंगे ना शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से वो पढ़ना, नोट्स पढ़ना अपना शेड्यूल के हिसाब से होगा। ये जो बात निकल कर आ रही है वो ये है, मैं पूरी बात आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आज मैंने आपका अनाउंस करा लॉ में एक टेस्ट, ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया लेट सपोज आपका 14 को टेस्ट है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आज 4 है और 14 को टेस्ट है, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 13 को बुक उठाएंगे, चल यार कल टेस्ट है पढ़ लेते हैं। कईयों को तो याद ही नहीं होगा, कई सुबह मेट्रो में आते हुए, तेरे को पता है लवली ने बोला था टेस्ट है, ठीक है, वो सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हफ्ते पहले ना बता देता हूँ, जैसे लेट सपोज 4 चैप्टर का टेस्ट है, तो मैं ना डे 1 से लेकर डे 7 तक आपको कैसे पढ़ना चाहिए उस एक हफ्ते में, ताकि आप उस टेस्ट की अच्छी तैयारी कर पाएँ, उसका एक शेड्यूल बनाकर दे देता हूँ, ठीक है ना। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे, तो मैं बता देता हूँ इस दिन आप इतना पढ़ो, उस दिन आप इतना पढ़ो, उस दिन आप इतना पढ़ो, जिससे क्या होगा उस हफ्ते में क्लासेस के साथ साथ आपके वो टेस्ट भी मैनेज हो जाए। समझ आ रहा है? और ये कह रहे हैं वो शेड्यूल वो फॉलो करते थे कि जैसे जो भी टेस्ट है उसका एक शेड्यूल वगैरह फॉलो वगैरह कर लिया, ठीक है। अच्छा, डाउट्स वगैरह आप कैसे सॉल्व करते थे? मतलब जैसे पहले कोचिंग ओवर हो गई या कोचिंग के वक्त पे भी और कोचिंग के बाद? पहले तो फ्रेंड से मैं बोला, फ्रेंड से हमारा 20 जनों का ग्रुप था, तो ग्रुप में डाल दिया, जिसको आ रहा है ठीक है, वरना अगर किसी से नहीं हुआ ना सर को भेज दो, सीधा डायरेक्ट भेज दो, अपना 1-2 दिन में रिप्लाई आता है, कभी कभी तो इंस्टेंट आ जाता था। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब डाउट के लिए भी अगर आपको जैसे पढ़ते हुए डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कर दो, हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। जैसी क्लासेस से, अब मैं क्लास में हूँ, क्लास पढ़ाते पढ़ाते तो आपका डाउट नहीं भेज पाऊंगा, जैसी क्लास से फ्री होऊंगा वैसे ही आपको क्या कर देंगे, डाउट का रिप्लाई वगैरह आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फॉलो करता हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ। जैसे बच्चे का जो डाउट आया हो ना, जब तक मेरे पास फ्री टाइम नहीं है ना, तब तक मैं उस मैसेज को खोलूंगा नहीं, ताकि वो अनरीड में दिखता रहे।
और मुझे ध्यान रहे यार इसका डाउट का रिप्लाई करना है, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं सारे जो अनरीड वाले मैसेज है उसको खोल खोल के उसके क्या करता रहता हूँ, रिप्लाई करता वगैरह रहता। तो आप में से भी कई बच्चे पूछते रहते हैं अभी भी डाउट वगैरह, है ना, नमन भी अभी कल परसों पूछ रहे थे, तो मैं रिप्लाई वगैरह, तो हमारा मतलब डाउट का भी रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आपको पढ़ा दिया तो बस आपको छोड़ दिया, उसके बाद भी ये एंड तक रिप्लाई करते रहे। और देखो कोई बंदा मिलने कब आता है, जब उसके लिए कुछ करा गया हो, ठीक है ना। तो हम इनके साथ कनेक्ट थे, एंड तक कनेक्ट थे, ठीक है ना। मैं MTP वगैरह भी सब डालता रहूँ ग्रुप पे, MTP RTP जो भी ICI से मटेरियल आएगा ना वो मैं डालता जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वेट आपको मतलब जैसे क्या होता है कुछ बच्चों को खुद ढूंढना पड़ता है क्या पढ़ के जाऊँ क्या, मैं भेजता रहूँगा। और एग्ज़ाम से पहले भी मैंने कुछ शेड्यूल भेजे होते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ एग्ज़ाम डेज में आपको उन दिनों में कैसे पढ़ना है, 1.5 दिन के अंदर अपनी चीज़ें कैसे करनी है, उस चीज़ का भी शेड्यूल जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ताकि आप बताऊँ क्या होता है, नहीं तो एग्ज़ाम से बच्चा आकर यही सोचता रह जाता है कि यार मैं कहाँ से सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँ, आज कितना करके सोऊं, कल कितना करूँ। ये सब चीज़ों के लिए भी मैंने शेड्यूल भेजा था, वो सब चीज़ें कुछ वर्क करिए एक बार बताएं आप। वो तो मैं टाइम मैनेज में बहुत काम आया था। जो 1.5 दिन मिलता है ना, वो 1.5 दिन नहीं होता, उसे आवर्स में बांट लो। जिस इतने आवर्स में आपको ऑडिट एंड ऑर्डर्स करना है, या चार्जेस करना है, या ऑडिट के कोई चैप्टर्स करने हैं, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है, सर पूरा आवर्सली बताते हैं। और उसको अगर मैच करके चलोगे ना, बहुत बेनिफिट मिलता है उससे करने में। मतलब कहने का मतलब जो एग्ज़ाम से पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ना एक शेड्यूल आता है कि यार अब इस समय इतना पढ़ो, मतलब रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इन डेज में, वो सब हम भेजते हैं वगैरह, ठीक है। अच्छा एक बच्चों का माइंड में ये होता है कि आप बोथ ग्रुप 9 मंथ्स में मैनेज हो जाते हैं नहीं हो जाते, ये एक बारी बताना। मैनेज होना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है, हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है, तो आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन रेगुलर नहीं होना चाहिए वो बंक वगैरह। मतलब ये कह रहे हैं लाइफ में आप करो मस्ती, पर ये नहीं है कि रेगुलर मस्ती ही करो, रेगुलर पढ़ाई करो, बीच बीच में अपना ब्रेक लो, अपना इंजॉयमेंट भी करो, लाइफ में बैलेंस करके चलो। अब कई बच्चे क्या हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पढ़ करके क्लास पढ़ करके घर जाके बैग रख दिया, 2 दिन बाद जब लॉ की क्लास है तब बुक उठाकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। कभी कभार एक आधा दिन ऐसा चल जाता है कि कोई फैमिली फंक्शन है, कहीं घूमने जाना पड़ा है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, रेगुलर, मतलब रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। यहाँ तक का पॉइंट समझ आया आपको सारी बातें, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, ये सबसे बढ़िया जो सबसे ज़्यादा होते हैं मेरे भी मन में है, मैं भी पूछूंगा आपके बिहाफ पर, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन क्या है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी कोचिंग ओवर होगी, एग्ज़ाम 9 महीने बाद है, ठीक है। तो बताओ आपने 6 महीने में अपनी बोथ ग्रुप की कोचिंग कंप्लीट करी। ये 3 महीने जब आप पढ़ने बैठते हो, 3 महीने 4 महीने जितने भी टाइम आपको मिलता है, 3-4 महीने, क्या उस वक्त पे किसी जो टीचर्स ने पढ़ाया हुआ था हमें अपने आप याद आ रहा होता है मैक्सिमम, या नहीं आ रहा होता मैक्सिमम? सिंपल सा आंसर है, अगर आपने जो 6 महीने अगर कोचिंग में रिवाइज भी करा ना साथ साथ, और 3 महीने 4 महीने लास्ट के जो कर रहे हो पढ़ाई, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ के, या 100% याद आएगा। बस आपको डरना नहीं है, बुक खोलने डरना नहीं है, बुक खोल के सिर्फ बार पढ़ना है। और एक बार अगर नोट्स बनाए हैं तो साइड में उसको खोल के रखना है, अपने आप मार्क जाएगी। अगर सर ने कुछ बोला होगा, सर ने कोई ना कोई कनेक्टेड मार्क बोली होगी, वो ज़रूर याद आएगी आपको। मतलब क्लास में बोली गई बातें ना आपको बाद तक याद रहती है, एंड तक याद रहती हैं, ठीक है ना। और थोड़े दिन बाद तो ये नोट्स आपसे खुद ही बातें कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। कई बार आप घर में पढ़ रहे होगे, आप पढ़ते पढ़ते ना आपको लगेगा यार सर ही बोल रहे हैं यहाँ पर आकर, क्लास वाली फीलिंग आपको आ जाएगी कि सर ही बोल रहे हैं यहाँ पर आकर। जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, ये फीलिंग आएगी। ये मेरे को बहुत बच्चों ने फीडबैक वगैरह दिया, तो मैं तभी आपके साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर ऐसे खड़ के खड़ा हूँगा, मतलब समझ आ रहा है, आपके मन में वो फीलिंग आएगी, ठीक है ना। तो मतलब क्लास में पढ़ी हुई बात आप भूलते नहीं हो, ये आपके मन का सिर्फ वहम है कि मैं भूल जाऊँगा, भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। और बेटा और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जो आप पूछना चाहते हो? टेक्स्ट आपने कैसे पढ़ी थी एक बार, टेक्स्ट जैसे आप प्रैक्टिस करते थे या जो भी पढ़ते थे, जैसे भी आप वो बताएं सर। टैक्स सर जैसे पढ़ाते हैं, क्वेश्चन थ्योरी कर लिए पहले एक बारी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके बाद ही कर लिए सीधा। और अगर पीजीपी पे आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, इनका हो गया पीजीपी हो गया, इनका हो गया, तो जो 34 क्वेश्चन पीछे हैं उनको प्रैक्टिस करना। पहले 10 क्वेश्चन गलतियाँ होंगी, ठीक है, उससे जब 11th क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप ही अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे 10th क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, एक क्वेश्चन करा
पीछे आंसर देगा, क्या गलती करी, मार्क कर ली, उस क्वेश्चन पर लिख दी। सेकंड क्वेश्चन करा, ऐसे ऐसे करना है, 10 क्वेश्चन ऐसे करना है। जब 11th क्वेश्चन करोगे ना, आपको अपनी गलतियाँ बताऊंगी और कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता होगा, तो अपने आप क्वेश्चन बनेगा अपने आप, ठीक है। ये कहने का मतलब इनका ये है कि जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी है तो आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो उसके नीचे क्वेश्चंस है ना, आप क्या करते हो, बस कॉन्सेप्ट अच्छा सुन लिया, मुझे आता तो है, कह रहे सिर्फ उससे नहीं आएगा, थ्योरी के साथ साथ उसके जो क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं या उससे कनेक्टेड जो एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको साथ के साथ ही करने पड़ेंगे। आप वेट भी नहीं कर सकते कि पहले पूरा चैप्टर हो जाए। मतलब कहने का मतलब समझ आ रहा है? जैसे मैंने अपनी बुक है लॉ की, आपको बता रखा है, टॉपिक के नीचे ही क्वेश्चन कनेक्ट कर रखे हैं कि यार इससे रिलेटेड ये आज तक क्वेश्चन आया, आप साथ साथ सॉल्व कर लो। तो कह रहे अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे कि साथ के साथ ही थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करते रहोगे तो आपका क्या होता रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट में बनता रहेगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो इनका कहने का मतलब ये है भाई सिर्फ थ्योरी, और चाहे लॉ है वो दिखने में थ्योरी है, पर जब आप क्वेश्चन करते हो, आपको सारी केस स्टडीज करते हो, तो जस्ट लाइक होती प्रैक्टिकल ही है वो। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं यार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, लर्निंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और कुछ जीएसटी थ्योरी आप लोगों को पता ही है, उससे पहले समझ लेना, पहले समझना जरूरी है जीएसटी को, रटना नहीं है, समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे तभी थ्योरी समझ आएगी, वरना घुमाते रहोगे उसके अंदर, अपने कॉन्सेप्ट बनाते रहोगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर जैसे चैप्टर पूरा हो गया, उसके बाद क्वेश्चन उठाना, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन सारे होते रहेंगे। बात इतना था, मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा। मैं आपको थोड़ा सा अपने पार्ट पे बताता हूँ। जैसे एक थ्योरी है कोई भी चीज़ की, मैं थ्योरी का टीचर हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बेटर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर लेना। देखो ये सब हम बता रहे हैं, मानना ना मानना आपकी कॉल है, ठीक है ना। हम आपको बता सकते हैं बेटा ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। आपके पेरेंट्स भी आपको बताते हैं बेटा ये देखो ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। अब आप देख लो कि आपने क्या चीज़ करनी है। आपको ये चीज़ सही लग रही है तो आप कर लो, आपको गलत लग रही है तो आप मत करो। हम आपको बता सकते हैं सही और गलत का, डिसाइड आपको करना है। अब मैं क्या करता, जैसे मान लेते हैं इन्होंने जीएसटी का बोला एक थ्योरी का चैप्टर है, मैं क्या करता, मैं उस थ्योरी के चैप्टर्स की कुछ समरी बनाता, माइंड मैपिंग बनाता। वो आपके पार्ट पे लैक होता है, आप आलस करते हैं। अगर आपने एक बारी माइंड मैपिंग कर ली ना, उस चैप्टर की समरी बना ली, मैं आपको जिंदगी भर कह रहा हूँ, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। लेकिन आप करेंगे नहीं वो, रीज़न आपकी मेहनत लगती है ना। आपकी जगह अगर टीचर मेहनत करे तो आपको अच्छा लगता है, आपकी जगह आप अगर मेहनत करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके रिजल्ट को भी अच्छा लगेगा। समरी, माइंड मैपिंग, जैसे आप 12th क्लास में भी बिना स्टडी में भी तो बनाते थे। मैजिकल चार्ट, फाउंडेशन में मैजिकल चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करे थे ना, वही तो कह रहा हूँ कि एक पेज के ऊपर पूरा चैप्टर को आपने ड्रॉ कर लिया कि भाई इसके अंदर ये मेन पॉइंट्स हैं। समझ आ रहा है आपको? तो फिर अगली बारी क्या होगा, और अगर आप चाहो तो मैंने आपको इसके साथ एक और बात भी बता रखी है, क्या बना लो, वॉइस क्लिप। वॉइस क्लिप सुन सुन के आपको बहुत बढ़िया रहेगा। आपने कुछ बनाए थे वॉइस क्लिप? भेजे भी थे, एक बार बताओ। बना के, जैसे लॉ के थोड़े बहुत बनाए थे, जीएसटी के बनाए थे याद करने के लिए, तो मैंने भेजे भी थे लोगों को। जैसे लोग बनाते नहीं हैं, मांगते हैं, तो बनाए भी थे मैंने और भेजे भी थे बहुत लोगों को। ठीक है, तो उनमें से कईयों ने कह दिया प्लीज़ हमें भी ये ठीक है। लेकिन जो आप खुद अपने लिए बनाएंगे ना, वो दूसरों के बनाए हुए काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया। ये आज ही आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, थोड़ा बच के रहना। मेरे को दिख गया, शक्ल भी दिख गया है भाई। सर इसका नंबर बता देना निर्भय का, ठीक है। अच्छा, और कोई बात आप पूछना चाह रहे हो आपके मन में बेटा आ सकते हैं? देखो ये चीज़ का जवाब मैं देता हूँ इनसे। ये कह रहे हैं कि जो आरटीपी एमटीपी होते हैं, क्या उनमें से पेपर आता है? लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में से पेपर आता है? बेटा देखो, आईसीआई का एग्जाम देते वक्त फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि 6 सब्जेक्ट्स है ना, 6 सब्जेक्ट के आरटीपी एमटीपी आप करके जाओ, किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चंस हिट जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है, सिमिलर मिल जाते हैं। और जो आपके अटेम्प्ट से पहले की जैसे अमेंडमेंट्स है या कुछ भी है, उन पर भी फोकस करो, उनसे भी रिलेटेड एमटीपी में, आरटीपी में लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये सोचो कि मैं सिर्फ आरटीपी एमटीपी पढ़कर चले जाऊंगा, मेन मॉड्यूल बेस छोड़ दूंगा, फिर काम नहीं बनेगा। काम तो तब बनेगा जब आप
बेस पढ़कर फिर ये सॉल्व करके जाओगे। हाँ, आने के चांसेस होते हैं, पर फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें। और कोई सवाल? और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो बेटा? ठीक है, चलिए फिर। थैंक यू निर्भय है। ओके, मिलते हैं। चलो, तो ये कुछ बातें आपको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपनी बुक में। रीज़न आपने लिखी होंगी तो आपको याद आएंगी कि यार उन्होंने क्या क्या बताई थी, नहीं तो माइंड से वॉश हो जाएगी, फिर आप कर लिए। तो आप क्या करो, अपने ग्रुप स्टडी में बिलीव करो, मतलब टारगेट स्टडी करो, ठीक है ना। होमवर्क करना है, टेस्ट करना है, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और डरना नहीं है, ये सबसे बढ़िया लगा कि डर लगता है यार पता नहीं मैं रह ना जाऊं, मैं रह ना जाऊं। नहीं रहोगे यार, समझ आ रहा है आपको? तो नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करना है, रेगुलर रिवीजन करनी है, ठीक है ना, और टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। और कुछ है ना, और बैलेंस रखना है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बीच में आपको ब्रेक भी लेने हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते रहना है या सिर्फ ब्रेक ही लेते रहना है। बैलेंस रख के चलोगे, लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कोई भी चीज़ एक्सेस में नुकसान ही करती है, ठीक है ना। तो आपको तभी तो फैटीग स्टडी का कॉन्सेप्ट आया था आपका, बिजनेस स्टडी में भी तो बताया था आपको फैटीग स्टडी, कि वर्कर्स को रेस्ट दोगे तो उनकी जो है मतलब कैपेसिटी काम करने की बढ़ेगी। तो ऐसे आप भी पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक लो, पर ये नहीं है कि ब्रेक पे गए हैं तो वापस ही नहीं आ रहे, वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। देखो, मन नहीं करता और पता भी नहीं चलता, जब हम ब्रेक पे गए होते हैं तब हमारे को 2 आवर्स कहाँ गए पता भी नहीं चलते, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो 2 आवर्स हमें पता चल रहे होते हैं। लेकिन उसका भी फर्क है, पढ़ते वक्त आप उस सब्जेक्ट को अगर एंजॉय करेंगे तो उसके भी 2 आवर्स आपको पता नहीं चलेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो थोड़ा बहुत हमारी कोशिश है, हम सब आपको सीए बनता हुआ देखना चाहते हैं, बस इसलिए ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ठीक है ना। हम पेरेंट्स, हम जो होते हैं टीचर्स भी आपके सेकंड पेरेंट्स ही होते हैं और आपके भले के लिए ये सब काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप सब ने कोशिश करनी है, ठीक है। चलें आज फिर अब ऑडिट स्टार्ट करें। चलो, मैंने ऑडिट का ना आपके साथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा हुआ था। एक बार रिवाइज करते हैं इस चैप्टर में हो क्या चुका है, फिर रिवीजन के बाद इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जो चल रहा था। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो आओ जरा इसके अंदर मैं आपके साथ बात करता हूँ। सबसे पहले बेसिकली इसके अंदर हमें एक ऐसे ही पढ़ना है, और ऐसे नंबर वो कौन सा है, ऐसे नंबर, हाँ, ऐसे नंबर 300 हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ, आंट दो, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हिसाब से, आवाज में दम नहीं है, प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। तो क्या प्लानिंग करने के कोई बेनिफिट्स हैं, तो जवाब आता था सीडी पापा। याद आया सीडी पापा? इसकी वजह से आप सीडी में, सी से क्या आ गया, आप क्या कर पाओगे, कोऑर्डिनेशन कर पाओगे अपना काम का विद अदर का। एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर्स के साथ आप अपना काम कोऑर्डिनेट कर पाओगे। दूसरा, आप दोनों रिव्यू सिस्टम यानी डायरेक्शन और सुपरविजन कर पाओगे अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की, और उनका काम का रिव्यू कर पाओगे। याद आ रहा है आपको? और पी से क्या था, आप पोटेंशियल प्रॉब्लम को टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कर पाओगे। 3 बातें समझ आ गई? अच्छा, एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे, एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे किन पर, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट पे। ए से समझ आ गया? फिर पी से आपका ऑडिट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज हो पाएगा, और ए से क्या आ गया, आपको हेल्प मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, मतलब हमें उस ऑडिट पर कौन कौन से लोग लेकर जाने चाहिए, वो सब में भी आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, ऑडिट प्लानिंग करने की वजह से मेरा आपसे एक सवाल है, ऑडिट प्लानिंग करने की वजह से ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? लेकिन आप कम कर सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना, कम कर सकते हो। तो
तो ऑडिट प्लानिंग की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर, यानी इसकी वजह से ऑडिट रिस्क को आप कम कर पाते हो ऑडिट प्लानिंग करने के बाद। ये पढ़े थे हमने, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ पढ़ा था, क्या ऑडिट प्लानिंग करते वक्त हमें की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कह रहे हो आप? कह रहे हो हमें की एंगेजमेंट टीम मेंबर को इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छा, इससे होगा क्या? आप एंगेजमेंट टीम मेंबर को अगर इन्वॉल्व करोगे तो होगा क्या, वो आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएंगे कि यार ऐसे ऐसे होता है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट प्लानिंग बेटर कर पाओगे। फिर अगला सवाल ये उठ रहा था, क्या जो हम ऑडिट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या जो हम ऑडिट प्लानिंग कर रहे हैं वो हमें कंपनी की मैनेजमेंट मतलब क्लाइंट की मैनेजमेंट के साथ TCWG के साथ डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऑडिटर चाहे तो कर सकता है, ताकि उसको जो जब मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हो वो सब अवेलेबल करके रखे। लेकिन ऑडिटर अपनी प्लानिंग इतनी भी डिस्कस मत कर देना कि आपको ऑडिट की क्वालिटी से क्या करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज। वो नहीं होना चाहिए, ऑडिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 4 बातें होगी। फिर 5th बात हमने पढ़ी थी, ऑडिट प्लानिंग क्या है? ऑडिट प्लानिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है, रिपीटेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जो ऑडिट प्लानिंग है वो सिर्फ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट है, मतलब एक चीज खत्म होगी उसके बाद स्टार्ट होगी, नहीं। एक चीज खत्म होगी, पहले स्ट्रेटेजी खत्म होगी फिर प्लानिंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं। ऑडिट इज नॉट, ऑडिट प्लानिंग क्या है? इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, रेदर इट इज क्या, कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगी बिग एंड शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिट एंड कंटिन्यूस टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ईयर ऑडिट। समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये बात आपको लिखवाई थी ना, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो रोमम को आइडेंटिफाई और असेस करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, दूसरा मुझे क्लाइंट के रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज लेनी है, मटीरियलिटी लेवल यहाँ क्या होगा, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं, या और कौन से मुझे अदर रैप लगाने पड़ेंगे। याद आया आपको? रैप क्या होता था? एंटिटी को समझना, उसके एनवायरनमेंट को समझना, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल को समझना, ताकि आप आइडेंटिफाई और असेस कर पाओ किन चीजों को, रोमम को, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एजर्शन लेवल। और इन सब चीजों के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब क्या है, रैप। अच्छा, एक बात आपने उसकी निर्भय की नोट करी, वो क्या कह रहा है, जो क्लास नोट्स लिखवाए जा रहे हैं ना, अगर इसी पर ग्रिप बना लो तो सारा कुछ इसी में ही है। बोल कर गए अपने आप ही, और ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो मतलब आपको बनी बनाई चीज मिल रही है और चीजें और लोगों को मिलती नहीं है। ये चीज आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लोग खुद नोट्स बनाते हैं, आपको मैं बनवा कर दे रहा हूँ। लोग खुद बनाते हैं नोट्स, आपको मैं बनवा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चीज का फायदा उठाओ। समझ आ रहा है? आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, क्योंकि आपके पास नोट्स भी हैं, सबके पास प्रिंटेड नोट्स है, आपके पास क्लास नोट्स भी है। तो इस चीज का आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से आप क्लास में जब लिखते हो ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था ऑडिट प्लानिंग जो होती है उसकी ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, याद है। पहला एलिमेंट होता था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, सारे बच्चे बोलते हुए देखेंगे, पहला क्या होता था। अच्छा, जब मैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की बात करता हूं तो 220, 220, 210, तो पहले 220 में हम क्या देखते थे, क्या हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है या नहीं। इसके लिए हम 4 बातें देखते थे। पहला, क्लाइंट के की मैनेजमेंट की क्या इंटीग्रिटी, क्लाइंट और उसकी की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, और दूसरा अपनी क्या कॉम्पिटेंस, और तीसरा हमारे बीच में जो मैटर्स पहले अराइज हो चुके हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। फिर डिसाइड करेंगे ना यार बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, तो फिर अब डिसीजन लेना कि अब इसका रिश्ता रखना है या नहीं रखना। तो आप कह रहे हो यार बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, अब और नहीं, खत्म, सब खत्म, तू अपने रास्ते। हाँ, थोड़ा आप जरा फीलिंग कम ले, कहीं तो सोच सोच के बोल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, वापिस आए, यहाँ ऑडिट की बात चल रही है। अच्छा, उसके अलावा
अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है तो आपको पिछले ऑडिटर से भी क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। यार तेरे को क्यों निकाला भाई, ऐसा क्या हो गया था, तू क्यों छोड़कर जा रहा है, तू भी तो सीए है, सही कर रहा होगा। फिर वो आपको बताएगा। फिर उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये वाला ऑडिट एक्सेप्ट और कंटिन्यू करना है या। पहली प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी समझ आ गई, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। दूसरा आपको देखनी होती है एथिकल रिक्वायरमेंट। दूसरी आपको देखनी होती है क्या, आवाज में दम नहीं, दूसरी आपको देखनी होती है क्या, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट OIPCC। पहले आपको यह देखना कि हमारे टीम मेंबर में ऑब्जेक्टिविटी है, इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कंपिटेंस एंड ड्यू केयर कर पाएंगे या नहीं, ये सब देखना है। और उसके अलावा हमारी टीम इंडिपेंडेंट भी है या नहीं, ये देखने के बाद फिर आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, मतलब आपको ये देखना है कहीं कोई हमारी इंडिपेंडेंस को लेकर थ्रेट्स तो नहीं है। उसके लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। ऑब्टेन करने के बाद ये देखना है, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ये देखना है कहीं हमारी इंडिपेंडेंस को लेकर कोई थ्रेट तो नहीं है। और अगर आपको थ्रेट कोई आइडेंटिफाई होता है तो उसको इवैल्यूएट करो। और इवैल्यूएट करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने के बाद आपको थ्रेट मिल गया, अब उस थ्रेट को क्या करने की कोशिश करो, खत्म। कैसे करोगे, सेफगार्ड अप्लाई करके। खत्म हो रहे हैं तो ओके, वरना इस ऑडिट से ही क्या ले लो, विड्रॉल। याद आ रही है लास्ट क्लास की कुछ कुछ बातें। फिर थर्ड क्या होती थी, 210। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आप क्या भेजते हो, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें आप बताते हो यार इन शर्तों में मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, अगर तुझे मंजूर है तो मैं आता हूं। तो अगर वो कहता है मुझे मंजूर है, अगर वो कहता है मुझे मंजूर है, तो हम कहते हैं हम ऑडिट पे आ रहे हैं। अब जब ऑडिट पे जा रहे हैं तो अब स्टेप 2 पर आ गए। स्टेप 2 था प्लानिंग एक्टिविटीज। स्टेप 1 क्या था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। स्टेप 2 क्या है, प्लानिंग एक्टिविटी। और प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर भी 2 पार्ट है। अभी मैंने पहला पार्ट स्टार्ट करा था स्ट्रेटेजी, याद है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं बताओ, एसटीडी। एसटीडी का मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करते हैं ऑडिट की। और यही चीज आपको हेल्प करेगी किस चीजों में, ऑडिट प्लानिंग करने में। याद आया। और ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के फायदे क्या होते हैं, रिसोर्सेज इनटू 4, रिसोर्सेज इनटू क्या 4, यानी आपको ये पता चल जाता है हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए और किस एरिया के लिए कितने चाहिए, 2 बातें। और तीसरा कब चाहिए। और फोर्थ, इन रिसोर्सेज को मैनेज और सुपरवाइज कैसे किया जाएगा। बोलो ना, यहां तक का पॉइंट समझ आ गए। फिर मैंने आपके साथ अगली बात स्टार्ट करनी थी, बस मैंने हेडिंग ही बनाई थी, और वो क्या थी, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ऑडिटर किन किन बातों का, टॉपिक समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, हाँ जी पक्का। ये आपने हेडिंग लास्ट क्लास में बनाई थी, और इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, क्रो, डिटेक्ट, पल्स। अब वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आप आ जाओ, पेज नंबर कहां पर हो आप सारे, हाँ ना, आप आ तो गए ना नोटिंग वाले पॉइंट पे। चलो अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त, क्या बनाते वक्त, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको 5 बातों का ध्यान रखना होता है। कितनी बातों का ध्यान रखना होता है, और उन 5 में से पहली बात है आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो पहला आप लिखो, पहला लिखो, आपने हेडिंग बनाई ना, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द ऑडिटर। मतलब यहां पर कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न है या ध्यान रखना। मतलब ऑडिटर तुम्हें ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो करें, स्टार्ट करें। तो पहली चीज तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था क्रो, डिटेक्ट, पल्स। तो सी से क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। पहले एक बार बोलना पड़ेगा, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट, आपको वो जानना है। मतलब जो ऑडिट वाला काम आपको मिला है,
आपको उस देखो स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग तो बनाओगे। पहले आप ये देख लो आपको काम कौन सा मिला है, उस काम का दायरा क्या है। जब आपको उस काम का दायरा पता चल जाएगा, जब आपको उस काम का, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना लेना। तो यानी सबसे पहले क्रो डिटेक्ट पर्ल्स में सी से क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। सारे बच्चे बोलते हुए दिखेंगे क्या, दैट डिफाइन इट्स, हाँ तो लिखो। देखो आपको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए यार, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से है उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या जो क्लाइंट का बिजनेस है उसके लिए हमें कोई स्पेशलाइज किसी चीज की नॉलेज तो नहीं चाहिए होगी। अच्छा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या है, इसके इंडस्ट्री रेगुलेटर जो होते हैं, जैसे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या उसको लेकर कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और पिछले ऑडिट में जो हमें सबूत मिले थे उसका कितना इस्तेमाल हो पाएगा, मतलब पिछले साल रैकरिंग ऑडिट कर रहे हैं हम, तो पिछले साल भी हमने ऑडिट करा था, जो पिछले साल सबूत मिले थे क्या वो इस साल काम आएंगे या नहीं, ये सब भी आपको समझने पड़ेंगे, तो जाकर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो पहले के अंदर ये चारों लिख लो आप, यहां से यहां तक। मैं चारों रिपीट करूंगा, एक बार आप नोटिंग कर लो, मैं चारों रिपीट कर दूंगा बेटा, है एक बार नोटिंग कंप्लीट कर लो। हम अभी ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला सी से क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, दैट डिफाइन इट्स, मतलब आपको ना ये चार चीजों की नॉलेज लेनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। आपको इन चार कि भैया क्लाइंट पर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से है, समझ आ रहा है। मान लेते हैं आप बैंकिंग कंपनी में गए हैं ऑडिट करने, तो फिर आपको पता होना चाहिए बैंकिंग कंपनी के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है और उसके अकाउंट्स भी अलग तरीके से बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके एप्लीकेबल। अच्छा आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने गए हैं, तो आपका क्लाइंट पार्टनरशिप फर्म है, तो उस पर कंपनीज एक्ट थोड़ा लगेगा, उस पर तो पार्टनरशिप एक्ट, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट पता होना चाहिए। तो यानी सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको ये पता लगाना है कि भैया इस ऑडिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब इसके यहाँ पर कौन कौन से हमारे वाले क्लाइंट जो हमें मिल रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से है। दूसरा, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है, भैया क्लाइंट किस तरीके का बिजनेस करता है, क्लाइंट का बिजनेस क्या है वो आपको समझना है। कहीं क्लाइंट का बिजनेस ऐसा तो नहीं है जिसके लिए हमारे, तभी तो हम डिसाइड करेंगे हमें एक्सपर्ट चाहिए होगा या नहीं। तीसरा, क्लाइंट के ऊपर क्या कोई इंडस्ट्रियल रेगुलेटर है जिसने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगा रखी है कि इस मैटर पर भी रिपोर्ट चाहिए होगी। जैसे सेबी ने कंपनी को कह रखा है कि भैया मुझे इन मैटर्स पर भी तुम्हारे से क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। तो भैया ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए ना कि यार हमें वो रिपोर्ट भी बनाकर देनी पड़ेगी, यस और नो। और लास्ट क्या पिछले साल के सबूत इस साल काम आएंगे, अगर आएंगे तो कितने सबूत पिछले साल वाले इस साल काम आएंगे, वो सब भी आपको दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया, पक्का वाला? चलो नोटिंग डन है यहां तक की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड बनाओ, पहले इतना लिखो और इसका मेन वर्ड जो अंडरलाइन करना वो ये है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्रो में
आरओ से समझ आ गया? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पहले आप नोट करो। खेले आपने हेडिंग बना ली, आओ जरा समझना। सेकंड पॉइंट देखो, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऐसा थोड़ा है मैंने बोला ऑडिट स्ट्रेटेजी बन जा, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनकर तैयार होगी। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको खुद बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, आपको समरी खुद बनानी पड़ेगी, वॉइस क्लिप खुद बनानी पड़ेगी, वैसे भी ऑडिट स्ट्रेटेजी भी आपको खुद बनानी पड़ेगी। और वो बनाने के लिए आपको अपने दिमाग में एक और बात क्या रखनी है कि यार हमें रिपोर्ट, क्योंकि हमारे को ऑडिट एश्योरेंस वाला काम है, तो हमें रिपोर्ट बनाकर देनी है। तो ये रिपोर्ट हमें कौन कौन से तरह की रिपोर्ट बनाकर देनी है, कब तक बनाकर देनी है, ये सब भी आपके माइंड में होना चाहिए, तभी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन पाएगी। यस और नो? लिखो पहले। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ऑडिटर के माइंड में रिपोर्ट कब तक देनी है, ऑडिटर के माइंड में रिपोर्ट कब तक देनी है और किस फॉर्म ऑब्लिक मोड में देनी है, किस फॉर्म ऑब्लिक मोड में देनी है, और किस किस तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, और किस किस तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, ये सब होना चाहिए। किस किस तरह के कम्युनिकेशन करने हैं, ये सब होना चाहिए। आप देखो क्या कह रहे हैं, सी से क्या था, पहले बताओ सी से क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट स्कोप। जब आप बोलोगे तभी फायदा होगा। सी से क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट स्कोप। अब आरओ से क्या रहा है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑडिटर के माइंड में होना चाहिए कि मुझे कौन सी रिपोर्ट बनाकर देनी है, मुझे कौन सी रिपोर्ट बनाकर देनी है, यहां पर मेरा रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या है। देखना सुनना, आप सबने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है भाई, मुझे रिपोर्ट किस में बनाकर देनी होती है, सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट में मुझे रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, लेकिन किसी में मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देनी होती है, तो किसी में लिमिटेड एश्योरेंस देनी होती है। तो यानी आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कौन से तरह की रिपोर्ट बनाकर देनी है, उसकी कब तक बनाकर देनी है, और कौन कौन सी तरह के कम्युनिकेशन भी आपको करने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, वो सब आपके माइंड में पहले दिन से ही होना चाहिए, तो आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। ठीक है, तो अब जरा सुनना, देखो ऑडिटर को यह जानना चाहिए कि टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहेगी, यहां पर हमें क्लाइंट को कब तक रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। उसके अलावा डिस्कशन, ऑडिटर को डिस्कशन करनी पड़ेगी किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, मीटिंग करनी पड़ेगी किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, फिर दोबारा डिस्कशन करनी पड़ेगी किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। यानी कहने का मतलब अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको मीटिंग एंड डिस्कशंस करनी पड़ेगी किसके साथ, पहले आपको यह देखना होगा मीटिंग करनी पड़ेगी मैनेजमेंट के साथ, ताकि आप डिस्कस कर पाओ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। भैया मुझे ऑडिट में क्या काम करना है, कब तक करना है, कितना करना है, ये सब आपको एक मीटिंग रख के बात करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है, किसको, ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ। दोबारा मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कस भी करोगे क्या, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, आपको कौन कौन सी तरह की रिपोर्ट चाहिए, कब तक चाहिए, वो सब हमें बताओ। अगर जल्दी चाहिए तो हम अपना स्टाफ बढ़ा देंगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम यही तो देखते हैं, कब स्टाफ ज्यादा चाहिए, कब स्टाफ। सिमिलरली और हम मैनेजमेंट से क्या डिस्कस करेंगे, यार पूरे ऑडिट के दौरान हमें कब कब आपसे कम्युनिकेट करना है,
अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, कितना काम हो चुका है, कितना काम रहता है, ये सब डिस्कशंस आपसे कितनी बारी करनी है, कब कब करनी है, ये भी पहले डिस्कस कर लो, ताकि हम भी अपने माइंड में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि आप हमारे से इस वक्त पर ये पूछोगे हाँ भी कितना काम हो गया, क्या क्या कर लिया, तो हम पहले से हमारे माइंड में होगा, आप इस वक्त पे पूछोगे तो उससे पहले ही हम तैयारियां कर कर रखेंगे। और लास्ट फिर दोबारा हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस बारी किसके साथ, एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ, कि हम उसके लिए आप टीम मीटिंग्स करोगे और बताओगे कि आपका जो काम है वो इस वक्त पर क्या करा जाएगा, रिव्यू करा जाएगा। मतलब एंगेजमेंट टीम मेंबर को भी तो बताओगे। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी तरह की रिपोर्ट बनाकर देनी है, कब तक बनाकर देनी है, ठीक है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो ये सब समझने के लिए आपको क्या क्या बताना चाहिए, एंटिटी से पूछ लो कि कब कब रिपोर्ट चाहिए, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, फिर मीटिंग और डिस्कशन करो मैनेजमेंट के साथ और अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ। समझ आ रहा है आपको? और डिस्कशन में क्या क्या बातचीत करोगे बताओ, डिस्कशन में क्या क्या बातचीत करोगे? जब मैनेजमेंट से पूछ रहे हो तो मैनेजमेंट से क्या पूछ रहे हो, भैया हमें कब कब क्या क्या बताना होगा, कौन कौन सी रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। और एंगेजमेंट टीम से क्या, भैया यार हमने मीटिंग कर लिया, हमें इतने वक्त तक ये सब रिपोर्ट बनाकर देनी है, और दूसरा हम तुम्हारा काम ऐसे ऐसे रिव्यू करेंगे, तो अपना काम ऐसे करके रखना ताकि हमारा काम स्मूथली चल पाए। और इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, ईडी डॉट, ई से हो गया एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, डी से हो गया डिस्कशन विद मैनेजमेंट, या ई डॉट कर लो, ई डॉट डिस्कशन 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 किसके साथ, विद मैनेजमेंट। कितनी चीजों के लिए, दो चीजों के लिए, पहला टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और दूसरा कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। अभी मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, ठीक है ना। और ओ से आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी क्या, मीटिंग, ताकि आप ऑडिट का मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन वगैरह कर पाओ। और टी से क्या आ गया, टी से क्या आ गया, आपको बताना पड़ेगा कि टीम मीटिंग वगैरह आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, मतलब टीम मेंबर के साथ आपको मीटिंग वगैरह डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यस और नो? चलो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ई को यहाँ यूज कर लेंगे, टी को यहाँ कर लेते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर। चले स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले आपने हिंदी में तो लिख लिया था ना, अब ई डॉट इसका निमोनिक लिख लो। ई से लिख लो एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। मैं एक बात जो आपसे बीच में करना भूल गया, देखो निर्भय का एक फायदा बताऊं क्या हुआ, नहीं इसका तो ठीक है। चलो, निर्भय की मार्कशीट मेरे सामने है, किसी ने देखनी हो तो आफ्टर क्लास देख सकते हैं। मुझे लगा था एक और किसी बच्चे का, तो उसने बहुत ग्रुप दिए थे, उसका सेट ऑफ हुआ है, तो मुझे लगा शायद इसका हुआ, इसका नहीं हुआ, इसके तो वैसे ही अच्छे मार्क्स है। प्रगति का हुआ है ना, इसी की फ्रेंड एक प्रगति होती थी, उसके भी यहाँ पर बहुत ग्रुप पढ़कर क्लियर हुए हैं जनवरी में ही, उसको सेट ऑफ का फायदा हुआ है। मतलब एक ग्रुप में ज़्यादा है, एक ग्रुप में कम है, पर ओवरऑल पासिंग से ऊपर चलेगी तो उसके बहुत ग्रुप निकल गए। तो मैं वही देख रहा था, शायद निर्भय के ना हुए, ठीक है ना। चलो, अब ई से आपने लिख लिया। अच्छा, डी से आप क्या लिखोगे, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग। दो झूले लटका दो, पहले वाले झूले पे एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, और दूसरे वाले में एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, expected communication on the status of audit work throughout the engagement.
डी से समझ आ गया, हटा दूं ये। ओ से आप क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस क्या, आंटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। एंटी, थोड़ा हम इंडियन है तो इंडियन तरीके से बोलेंगे ना, फॉरेनर थोड़ा ना, एंटी मतलब मैं आंटी बोलता हूँ, आपको समझ आ रहा है, मतलब हम मीटिंग करेंगे टू नहीं गलत चलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस एंटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। तो आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, और ये भी मीटिंग किसके साथ करोगे, मैनेजमेंट के साथ, कि ऑडिट वर्क का क्या काम, ऑडिट में हम क्या काम करेंगे, किस वक्त पर करेंगे और कितना काम करेंगे, ये सब भी आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को एनटीई, इसका मतलब हो गया क्या, कब, कितना ऑडिट वर्क करेंगे, ये बात भी आप डिस्कस कर लोगे। अब टी से क्या आ गया, टीम मेंबर्स मीटिंग होगी, टी से क्या होगा, टीम मेंबर्स मीटिंग, ठीक है ना, जिसमें आप बताओ टीम मेंबर मीटिंग में क्या होगा, टू कम्युनिकेट, लिखो टू कम्युनिकेट टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, टीम मीटिंग कर लेंगे और उसमें बता देंगे कि भाई इस समय पर दोबारा मीटिंग्स होंगी और इस समय पर आपका काम रिव्यू किया जाएगा, आपका काम कैसे रिव्यू करा जाएगा, किस समय पे करा जाएगा, ये सब हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे, अपनी टीम वालों के साथ भी। बोलो आपको समझ आया यहां तक का पॉइंट या नहीं, बोल दो पक्का वाला। अच्छा जी, टोटल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हमें 5 बातों का ध्यान रखना है, 2 बातें हमें समझ आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग दैट डिफाइन इट्स स्कोप, और बताओ आरओ से क्या समझ आया आपको, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, भाई कौन सी रिपोर्ट देनी है, कब देनी है, और ये सब के लिए आपको मीटिंग्स, डिस्कशंस, ये सब करनी पड़ेगी। मीटिंग्स किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, और टीम मेंबर के साथ, डिस्कशन किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। याद हो गया, थोड़ा थोड़ा माइंड में आ गया पक्का वाला। अच्छा ठीक है, अब पहले पॉइंट नंबर 3 लिख लो, फिर क्रो डिटेक्ट पर्ल में, ये डी से है, आपने क्रो डिटेक्ट, डब्ल्यू से कोई मीनिंग नहीं है, डी से, डिटेक्ट है ना, तो डी डिटेक्ट में डी से आ रहा है आपको, डी से आता है ये, पहले आप पूरा लिख लो, और मेन फोकस ये होना चाहिए, डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, लिखना आपको पूरा है, पर मेन जो वर्ड है वो ये है, डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। स्टार्ट करें, आप सब रेडी, ठीक है। ये लिखना आपने, पहले आप लिखना, ऑडिटर को ये भी माइंड में रखना है, ऑडिटर को ये भी माइंड में रखना है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, ऑडिटर को ये भी माइंड में रखना है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां हमारी एंगेजमेंट टीम
जहां हमारी एंगेजमेंट टीम की एफर्ट्स ज्यादा लगेंगी, जहां हमारी एंगेजमेंट टीम की एफर्ट्स ज्यादा लगेंगी। देखो नॉर्मल पहले आपके साथ बात करता हूं, फिर आपको एक इधर समझा दूंगा तो और अच्छा समझ आ जाएगा। आप भी बताओ, जब पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको भी पता है भैया, मैथ्स जब 12th की बात करते हैं आपको भी पता था कि भैया जो मैथ्स होंगे ना उसमें हमारे को ज़्यादा मेहनत लगेगी, बिजनेस स्टडी में उतनी नहीं लगेगी। तो आपको पता है ना कि आपकी एफर्ट कहाँ ज़्यादा लगनी है, कहाँ कम लगनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाते थे कि यार दिन में ऐसा करूँगा 4 आवर्स मैथ्स कर लूँगा, 1 आवर BST कर लूँगा, काम चल जाएगा। ऐसा होता था नहीं? तो यहाँ पर भी तो आपको पता होना चाहिए कब कौन कौन से एरिया में हमें हमारा स्टाफ ज़्यादा लगेगा और कौन कौन से एरिया की चेकिंग करने के लिए हमारा स्टाफ कम लगेगा। तो ये सब भी आपको माइंड में रखते चलना है। आपको एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रख के चलना है, आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के चलना है। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारी टीम एफर्ट ज़्यादा लगेगी, मतलब उस समय पर हमें ज़्यादा स्टाफ भेजना होगा इस क्लाइंट पर, पहले ही बना कर रख लेंगे ना वो सब चीज़ें। यस और नो? तो बताओ, जनरली फ्यू एग्जांपल्स, जनरली हमारी रिसोर्सेज मोर एनर्जी कहां पर नीडेड होती है ये सब चीज़ों में। तो इसको याद करने का तरीका है वॉस होता है ना, पर यहां क्या है वॉस, ठीक है ना। वॉस से आपको याद हो जाएगा जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जहां ज़्यादा होती है वहां पर हमारे को बताओ एफर्ट ज़्यादा लगेंगी। समझ आ रहा है आपको? मोर एनर्जीज नीडेड, समझ आ रहा है? हमें कुछ मैटर्स पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब सीए को पता होता है क्या कि भाई यहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा है, यहाँ हमारे को ज़्यादा स्टाफ लगाना पड़ेगा, यहाँ से हमारे को सबूत मिलेंगे बहुत सारे, और हमें पता है यहाँ नहीं मिल रहे, तो वहाँ इतना स्टाफ भेजने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो वॉस में वी से समझ आया क्या? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ओ से अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट इन द लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, मतलब लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। याद होगा बचपन के दिन पेस्टल सुनी थी आपने? पेस्टल, पिस्टल नहीं, पेस्टल। समझ आ रहा है आपको? बीएसटी में आपका एक चैप्टर होता था बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप एक बात पढ़ते थे कि बिजनेस को बहुत सारी फोर्सेस अफेक्ट करती है, पर उन फोर्सेस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता था और उसके अंदर 5 ऐसे फोर्सेस होती थी जिसको याद करने का तरीका था पेस्टल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, लीगल और सोशल वगैरह, जो भी आपने जिस भी तरीके। तो अब लीगल की बात करते हैं। लीगल का मतलब लॉ, हमारे देश के लॉ हमारे को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते? तो एंटिटी में वही, कहीं लॉ में कोई चेंजेस तो नहीं आए? अगर चेंजेस आए हैं तो इस बार हमारी एफर्ट बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है आपको? तो लिख लो जरा ओ से, अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट इन द लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। अरे कुछ समझ? अब एस से क्या आ गया? सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट आई? लाइक कोई न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई इस इंडस्ट्री को लेकर। समझ आ रहा है? सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 2 झूले लटका देना। पहला लिखना चेंजेस इन इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, या फिर दूसरा लिखना न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। भाई यहाँ पर हमें कोई नई तरह की रिपोर्ट तो नहीं बना कर देनी इस इंडस्ट्री के लिए, तो ज़्यादा एफर्ट लगेगी। एक चीज़ होती है जैसे पहले करते हुए आ रहे वही सेम चीज़ है तो कम टाइम लगता है, पर जब नई चीज़ें आ जाती हैं तो भाई ज़्यादा टाइम लगता है। समझ आ रहा है आपको? अब मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। अब जब न्यू कोर्स आता है, जब भी न्यू कोर्स हर 6 साल से 8 साल के बीच में ना आईसीआई अपना कोर्स चेंज करता है। आईसीआई 6 साल या 8 साल में अपना एक बारी कोर्स जरूर चेंज करता है। तो जब कोर्स चेंज करता है तो क्या होता है, कुछ चैप्टर तो पुराने वाले सेम ही होते हैं और कुछ नए आ जाते हैं। बताओ
हमारी एफर्ट जो मेरे को पढ़ाने होते होंगे, जो पुराने वाले एज इट इज ही आ गए न्यू में भी, उनमें एफर्ट क्या लगती होगी, कम, और जो नए आते होंगे उनमें मेरे को ज़्यादा, नए एग्जाम्पल सोचने हैं, उसकी सारी प्रिपरेशन करनी है। पॉइंट समझ आए? वही तो कह रहे हैं। तो भाई अगर न्यू चीज़ें आ गई हैं, इंडस्ट्रीज में नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडस्ट्री की रेगुलेशन चेंज हो रही है, रिपोर्ट नई नई बना कर देनी है, तो फिर भाई मेरे यहाँ पर एफर्ट क्या लगेंगी, ज़्यादा। समझा रहे? और अगले एस से सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएफ, कहीं एफआरएफ तो नहीं चेंज हो गया? नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं, तो भाई फिर नए तरीके की अकाउंटिंग हुई होगी, और मुझको भी अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि उन्होंने सही एफआरएफ का इस्तेमाल करा भी है या नहीं। मतलब जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं बहुत गलतियां मिलती हैं। जैसे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं जब, तो होता क्या है, मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहली बारी में मतलब हो सकता है प्रॉपर तरीके से समझना है, वो तो ओवर द टाइम प्रैक्टिस होती रहती है, तो हमें पता चल जाता है अच्छा इससे इसकी ये कहना चाह रहे थे। इंटरप्रिटेशन गलत भी हो जाती है ना कई बारी, यस और नो। जब भी कोई नया मतलब अमेंडमेंट आती है, तो नई अमेंडमेंट आई तो इंटरप्रिटेशन दो निकल रही होती हैं, ए भी और बी भी। कुछ ए अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ बी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अब दोनों में से एक सही होगी, तो सामने वाले ने क्या अडॉप्ट करी है उस चीज़ को जानने के लिए कि उन्होंने सही वाली इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करी है या दूसरी वाली करी है, तो ये सब जानने के लिए हमारी टीम की एफर्ट ज़्यादा लगेगी। तो वॉच समझ आ गया आपको? पक्का? तो बताओ, क्रो डिटेक्ट पर्ल्स में सी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट स्कोप, आरओ से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, और डिटेक्ट में डी से डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। अगले लिखो ये लिखने के बाद रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट, ये जो मैंने अंडरलाइन करा वो भी आप नोट करेंगे। करें, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। पहले बताना निमोनिक क्या था, क्रो डिटेक्ट, ठीक है ना। अब सुनना, सी से कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, डब्ल्यू से कोई मीनिंग था, डी से आपको समझ आ गया डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट। अच्छा, ये पर्ल में पीईए यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, याद है आपने एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर पहला स्टेप आपका क्या था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 220 भाई उसके रिजल्ट्स क्या है उसको भी तो ध्यान में रखोगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म करी थी उसके रिजल्ट्स क्या है उनको भी तो आप माइंड में रखोगे, यस और नो। और क्या ध्यान में रखोगे स्ट्रेटजी बनाते वक्त, हो सकता है क्लाइंट में आपने कोई और तरह के भी काम करके रखे हो, आपने क्लाइंट के लिए पहले कोई और काम भी कर रखे हो। लेट सपोज आप पिछले साल तक क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, जीएसटी का सारा काम आप देखते थे, या हो सकता है आप क्लाइंट में पहले एम्प्लॉय थे पिछले साल तक। तो यार वो सब चीजें तो आपको कंसीडर करना है क्या, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर द नॉलेज
gained or other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant. जैसे पिछले साल के ऑडिट के रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखोगे, समझ आ रहा है? और दूसरा एक वर्ड होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. देखो मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको ना नॉर्मल जिंदगी में समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसको ज्ञान की बातों में लिखवाऊंगा भी. आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट करके चलते हैं, यस और नो? ऐसे सभी के पेरेंट्स सभी बच्चों पर ट्रस्ट करके चलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पेरेंट्स मेट्रो से उतर रहे होते हैं और उनके बच्चे वहीं सीढ़ियों में दिख जाते हैं. बताओ बेटा, पेरेंट्स का विश्वास बढ़ गया या उड़ गया? उड़ गया. अब बताओ इस दिन के बाद जो आपकी जिंदगी में मतलब जो उस बच्चे की जिंदगी में होगा वो होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. बताओ बेटा, जैसे वो घर से अब बच्चा निकलने लगता होगा क्या कहते होंगे? कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कब तक आ जाएगा, जाना क्यों जरूरी है, यहाँ क्यों नहीं जा, समझ रहे हो? ये होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर को अच्छा वाला ऑडिटर मैनेजमेंट पे विश्वास करके चल रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ दिखी यानी उसने विश्वास तोड़ा, ऑडिटर ने क्या अरेंज कर लिया, क्वेश्चनिंग माइंड बना लिया अपना. अब ऑडिटर हर बात पे शक करेगा, पूछेगा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों जा रहा है, मतलब किसके साथ जा रहा है, कब तक आएगा, ये सब. तो ऑडिटर भी इस चीज को कहते हैं ऑडिटर ने क्या अडॉप्ट कर लिया, क्वेश्चनिंग माइंड यानी प्रोफेशनल. तो ऑडिटर को ये भी देखना है क्या मेरे को अपनी एंगेजमेंट टीम को ये कहना है, क्या कहना है कि यार इस क्लाइंट पर क्या बना के रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सबूत इकट्ठा करते वक्त. क्या आपको वर्ड समझ आया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? आओ जरा आपको लिखवाते हैं, ज्ञान की बातों में आप सब जाते हैं, वहां हम आपको ये टॉपिक लिखवाते हैं, फिर हम इस पर वापस आते हैं. ये देखो ज्ञान की बातें आप बुक के एंड पर लिख रहे थे. ये देखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ऐसा एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्या, क्वेश्चनिंग माइंड. ठीक है ना? बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल misstatement due to error in fraud and critical assessment of the audit evidence. आप जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन वाला टाइप करने लग जाते हो. समझ आ रहा है? पहले तो आपके पेरेंट्स नहीं पूछते थे जब आप जा रहे होते थे, अब इतना पूछ रहे हैं. जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन ही तो हो रही है कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तूने तो हमारा विश्वास ही तोड़ दिया. वो ताने, वो जिंदगी, तानों से भरी हुई वो जिंदगी, विश्वासघात वाली. ठीक है ना? चलो बेटा हो जाता है कई बार, आ जाओ वापस. नमन, सब ठीक हो जाएगा. थोड़े टाइम बाद पेरेंट्स भी भूल जाते हैं. ठीक है, आप ये नोट करो. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझ आ गया? मतलब ऑडिटर हर बात पे आपसे पूछ रहा है मैनेजमेंट, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों. ये नोट करने के बाद आ जाना वापस. ठीक है? अच्छा, तो ये समझ आ गया आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट और जो काम आपने उस सेम क्लाइंट के लिए करे हुए हैं उन सब की नॉलेज को भी आप ध्यान में रखते हुए ही अपना क्या बनाओगे, ऑडिट
स्ट्रेटजी। और लास्ट ये लिख लो पहले पूरा, और इसमें एक वर्ड जो फोकस करना वो ये, पर्ल में आर से क्या आ गया, रिसोर्सेस। तो यहाँ एल से, पर्ल में आखिरी में एल से कुछ नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये क्रो डिटेक्ट पर्ल, आर से क्या आ जाएगा, रिसोर्सेस। ये पूरा लिख लो आप पहले। चले और बातें करें। रिसोर्सिस में क्या आ गया, देखो अब रिसोर्सिस का मतलब आपको यही देखना ना, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त भाई मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे और कितने चाहिए होंगे। मतलब कौन से वाले एम्प्लॉय चाहिए होंगे एंगेजमेंट टीम में, कब चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, कितने कब चाहिए होंगे। समझ आ रहा है आपको। ये सब भी आप नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और आपको कौन सा वाली एंगेजमेंट मिल रहा है, ऑडिट वाला काम मिल रहा है। समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें, पांचों चीजों को आप ध्यान में रखते हुए ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्या आपको पहला पॉइंट समझ आ गया, ऑडिट स्ट्रेटजी। ये किसका पार्ट था, देखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आपका पहला स्टेप था। फिर आपका क्या था, प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में पहला क्या था, स्ट्रेटजी। और अब मैं दूसरा आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, आपने ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या लिखा था, स्टेप ए या 1? स्टेप 1 लिखा था। अब आप स्टेप 2 लिखो। फिर स्टेप 2, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ क्या, ऑडिट प्लान। अब आप करोगे प्लानिंग। तो यानी प्लानिंग बताओ कब होती है, पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है, फिर स्ट्रेटजी बनती है, और फिर स्ट्रेटजी के बाद प्लानिंग होती है। इसलिए चैप्टर का नाम ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग है। आ रहा है बेटा, समझ या नहीं आ रहा, पक्का देख लो। हाँ जी। तो इसके लिए आपको ना ये नोट करना है यहां से। पहले आपने स्टेप 2 की हेडिंग डाल दी, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। फिर उसके बाद आपको ना यहां से यहां तक नोट करना है। अच्छा, करा आपने नोट। आओ मैंने आपके साथ पहले एक बात नहीं करा, अभी रहती है नोटिंग, कर लो नोटिंग, कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चों ने कर लिया, प्लीज बताएंगे आपसे, कर लिया नोटिंग। चलो अच्छा, आपको रैप पता है क्या होता है, रैप पहले बोलो, रैप बताओ। रैप बताओगे तो फिर मैं आपको फैब बताऊंगा। रैप पहले बताओ, फिर मैं आपको फैब बताऊंगा। रैप क्या होता है, रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये तो फुल फॉर्म होगी, मीनिंग वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर लगाता है, किस लिए लगाता है, बिल्कुल हाँ, हो गया, बस हो गया। इधर आओ,
मुझे बताओ, आपने रैप का मतलब बताओ, फिर इसी से ही आपका बताओ कौन सा पॉइंट निकलेगा। फैप इसी से ही निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर आपको फैप तभी समझ आएगा जब आप रैप बता पाओगे। रैप क्या होता था? वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर लगाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, और जिससे वो आइडेंटिफाई और किसको? रोमम को। कितने लेवल पर? 2 लेवल, एट एजर्शन लेवल और। अब आप बताओ, आपने ना एंटिटी को समझ के, उसके एनवायरनमेंट को समझ के, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल को समझकर क्या पता लगाया, क्या आइडेंटिफाई करा और क्या कैलकुलेट करा? रोमम को कैलकुलेट करा कि इस एंटिटी में यार ये फ्रॉड के क्या है चांसेस हैं, ये एजर्शन लेवल पर और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। तो जब आपको पता चल जाए कि यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस है, तो इसके अगेंस्ट में ऑडिटर ये सब काम ऐसे 315 बताता है कि आपको रैप लगाना है। रैप के बारे में कौन बात करता है? 315। फिर एक ऐसे नंबर 330 भी हम पढ़ेंगे। 315 रैप की डेफिनेशन देता है। तो जब आपको पता चल गया कि भैया एजर्शन लेवल पर ये रोमम हो सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट के इन दावों में गड़बड़ हो सकती है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में कुछ काम नहीं करोगे? आपको पता चल जाए यहाँ चोरी हो रही है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे? तो जो चीजें अब आप करोगे, वो रिस्क पता चलने के बाद उसके अगेंस्ट में जो एक्शन आप करोगे वो होते हैं क्या? फैप। वो होते हैं क्या? फैप। यानी एजर्शन लेवल के, देखो 2 तरह के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर रिस्क मिले हैं और एजर्शन लेवल पर। तो जो एजर्शन लेवल पर रिस्क मिले उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स तैयार करते हो आप, जो आप क्या तैयार करते हो? रिस्पॉन्स, उसको कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। उसको हम कहते हैं क्या? मजा नहीं आया, दोबारा। ये देखो, एजर्शन लेवल के अगेंस्ट में आप तैयार करते हो क्या? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर आप समझेंगे ना, बेस बनाते जाओ और ये ज्ञान की बातों पे कमांड बनाते जाओ, आपको वर्डिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ये देखो, जब आपको ऐसे 315 में क्या दिखे? रिस्क दिखे, तो अब इन रिस्क के खिलाफ पर ऑडिटर क्या तैयार करेगा? अपने रिस्पॉन्स। भाई आपको पता चल जाए यहाँ गड़बड़ हो रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता चल जाए यहाँ आग लग रही है, बस खड़े रहो, देखते रहो। पॉइंट समझ आ रहा है? आप क्या करोगे? पानी की बाल्टी भर के फेंकोगे ना, रिस्पॉन्स करोगे ना, यस और नो? तो यही बात तो है, आपको दिख रहा है यहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब उसके अगेंस्ट में आप एक्शन जो लोगे, फ्रॉड 2 लेवल पर हो सकते हैं, एजर्शन लेवल पर और एजर्शन लेवल के अगेंस्ट में जो आप एक्शन ले रहे हो वो होते हैं क्या? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये देखो, जब द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर as a responsive to the assessed risk of material misstatement at assertion level। यानी assertion level के अगेंस्ट में, assertion level के अगेंस्ट के लिए जो आप क्या तैयार करते हो? रिस्पॉन्स तैयार करते हो, जो डिजाइन और परफॉर्म करते हो आप ऑडिट प्रोसीजर, उन्हीं को कहते हैं हम क्या? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। समझ आ रहा है? और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगेंस्ट में करते हो, जो रिस्पॉन्स आप किसके अगेंस्ट में करते हो, उसको बोलते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्स। यानी समझ आ गया? जब आपको रिस्क पता चल जाए, ऐसे 315 में आपको रिस्क पता चल जाते हैं, और रिस्क जब पता चल जाए तो उसके खिलाफ क्या करना है वो ऐसे 330 बताता है। तो जो एजर्शन लेवल पे जो रोमम थे उनके खिलाफ जो आप करोगे वो होते हैं फैप। जो एजर्शन लेवल पे थे उनके खिलाफ जो आप चीज कर रहे हैं वो क्या है? फैप। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले रोमम थे उनके अगेंस्ट में आप करते हो क्या? ओवरऑल रिस्पॉन्स। समझ आ रहा है आपको? तो जहां आपने रैप की डेफिनेशन लिखी है, कहां लिखी थी आपने? संस्कृत में, ज्ञान की बातों पे। हाँ, वहां हुआ आप जरा, ज्ञान की बातों में आपने रैप की डेफिनेशन लिखी हुई है। लिखी हुई है।
और वहां पर आपने ये बना लो, ये SA315 में हमने रैप लगाए और रैप कर कर हमारे को दो चीजें पता चल गई। तो एजर्शन लेवल के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स होंगे उनको क्या कहेंगे, फैप, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स लोगे आप वो क्या होगा, ओवरऑल रिस्पॉन्स। वहीं पर ही लिख लो, रैप की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिख रखी है। नहीं, ये होगी ना, जो रिस्पॉन्स आप रैप लगाकर जो आपको एजर्शन लेवल पर जो दिक्कतें दिख रही है उसके अगेंस्ट में जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो वही फैप होता है। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? अच्छा जी, तो अब यहां पर जरा सुनना, आपने जो नोटिंग करी थी, जो हमारा भी स्टैंडर्ड चल रहा था जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहे थे, वहां आप दोबारा एक बार आ जाओ। कहां पर थे हम? पेज नंबर 2.45 पे, ऐसे कहीं, हाँ जहां भी थे, मतलब नोटिंग में जहां भी आप चल रहे थे वहां आ गए आप। तो ऑडिटर जब स्ट्रेटेजी बन जाएगी तो अब तुझे प्लान बनाने, और तेरे प्लान में क्या क्या लिखा होना चाहिए, तेरे प्लान्स में क्या क्या लिख, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है बताओ? व्हाट डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान, ये वर्ड से आता है। आप कहोगे डिस्क्रिप्शन, भाई ये क्या आ गया? तो दो तरीके हैं, प्रॉब्लम दिखी, बेहोश होकर गिर जाओ या उससे लड़ो। बेटर तो यही है बेहोश होकर गिर जाओ, इजी रास्ता है, दुनिया आके लाते मार मार के उठाएगी, खड़ा हो। समझ आ रहा है? या दूसरा तरीका क्या है भाई, रिस्पॉन्स करो, तो रिस्पॉन्स करो ना यहाँ पर। तो बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आईसीआई एग्जामिनर कई बार पूछते हैं, देखो मैं सेम क्वेश्चन नीचे दिखा भी देता हूँ, आपको दिख भी जाएगा। ये देखो, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, रैप फैप, ये देखो, द ऑडिट प्लान इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें, ऑडिट प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए आपको लिखने होते हैं, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप और एनटीई ऑफ अदर प्रोसीजर। एनटीई मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड। तो देखो ये क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन आता है, आपके ऑडिट प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो बताओ, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप, और बताओ क्या, एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। अब अदर ऑडिट प्रोसीजर में अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाऊंगा, लिख लो। SA 501 में एग्जांपल लिख लो, ये आपको समझ बताऊं कब आएगा, जब मैं आपको SA 501 पढ़ा दूंगा। जहां आपने लिखा ना अदर प्रोसीजर के, यहां एग्जांपल लिख लो। SA 501 में इन्वेंट्री काउंटिंग के वक्त पर ऑडिटर को SA 501 के अकॉर्डिंग, SA 501 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री काउंटिंग के वक्त पर ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करनी होती है, इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करनी होती है। मैं अभी आपको समझाता हूं, आपको वैसे अभी से ही समझ आ जाएगा, आपको उस एसए का वेट भी नहीं करना होगा। देखो आप बताओ, ट्रेडिंग P&L अकाउंट आपने सुना हुआ है? सुना है? उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक सुना हुआ है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? हम गोडाउन में जाते हैं, गोडाउन में देखते हैं कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो जितने यूनिट्स पड़े हुए हैं वो हम लिख देते हैं, हमारे क्लोजिंग स्टॉक हो गया। पहला पॉइंट समझ आया आपको? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? तो भाई जब क्लाइंट के बंदे, मतलब क्लाइंट की मैनेजमेंट जब गोडाउन में कैलकुलेशन कर रही होगी, इन्वेंट्री की काउंटिंग कर रही होगी, ऑडिटर जाकर वहां पर खड़ा हो गया, देख रहा है काउंटिंग सही चल रही है या गलत, तो ये भी तो ऑडिटर को करना है। तो ऑडिटर अपनी प्लानिंग में और भी बातें इंक्लूड करेगा, रैप वाली बातें तो करेगा, फैप वाली भी, और भी अदर प्रोसीजर जो ऑडिटर को लगाने पड़ते हैं ड्यू टू अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लाइक इन्वेंट्री काउंटिंग पे जाना है, ये वो अपनी प्लानिंग में लिख कर रखेगा, ये वो अपनी प्लानिंग में लिख कर रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। बोलो आपको समझ आया या नहीं आया? पक्का ना? कितने इस स्टैंडर्ड में हमारे कितने पॉइंट्स हो गए पहले ये बताओ?
अच्छा, और एक और बात, ये जो केस स्टडीज होती है ना, ये भी आपको रीड करनी होती है घर जाके। ये नहीं है कि इसको इग्नोर कर देना है, ये तुम्हें इग्नोर कर देगी एग्जामिनेशन हॉल में। तुम पूछोगे भी तुम कौन हो, तुम एक बार इन्हें तुम्हारी तरफ पलट के देखेगी, क्योंकि अभी तुमने नहीं इसको देखा। आप बोलते रह जाओगे इस केस स्टडी को, ओ पलट, ठीक है ना। वो कहेगी अपनी बार तूने भी तो नहीं मेरे को देखा था, अब मैं क्यों देखूं। चलो जाते जाते एक लास्ट बात कर लेते हैं, अभी 1 मिनट में आपको लिखवा देते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना और ऑडिट प्लानिंग करना आपके हिसाब से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस ये लाइन लिख लो, ये देखो, लिखना जरा। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा ये अपना? 6 ना या 7, जो भी, जो आपका मेन चल रहा था, देखो ना आपने, 7 होगा ये, 7 बनाओ, और क्या 7th पॉइंट बनाओ। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान रिमेन्स द किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना और ऑडिट प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की। ये एक इलस्ट्रेशन है, आपको मेरे साथ रीड करनी पड़ेगी, आप भी अंडरलाइन कर लेना। गली नंबर कहां पर? 2.10 पर। देखो, कह रहे हैं डब्ल्यू द ऑडिटर ऑफ एसकेएम लिमिटेड। डब्ल्यू जो है एसकेएम एक क्लाइंट है, उसका ऑडिटर है। आस्क इट्स फाइनेंस एंड ऑडिट हेड टू प्रिपेयर ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। डब्ल्यू ऑल्सो इंसिस्ट हिम टू ड्रॉ द डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर, डब्ल्यू completes audit strategy as well as audit procedure as prepared by the finance head of the company। भाई जो उसने ऑडिट स्ट्रेटजी बनाकर दी है ना, डब्ल्यू कंपनी को कह रहा है ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग बनाकर दो, और उन्होंने जो बनाकर दिया डब्ल्यू कह रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा। बताओ बेटा, उनकी बनाई गई प्लानिंग और स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे या खुद बनानी है? हाँ। Subsequently, auditor realized the effectiveness of audit is compromised। ऑडिटर को ऐसा लगा यार उन्होंने के द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी से अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मेरा ऑडिट की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द ऑडिट स्ट्रेटजी। तो आंसर क्या आ गया? द अप्रोच ऑफ डब्ल्यू वॉज रॉन्ग, ही शुड हैव प्रिपेयर्ड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। वो उन पे डिपेंड थोड़ा हो सकता है। बोलो समझ आया या नहीं आया? चलो आज इतना ही करते हैं और बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जितना हो चुका एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लेना घर जाके। ओके, आज के लिए इतनी बातें हैं।